हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से गोविंद लेक्चर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण की हमने व्याख्या अच्छे से पढ़ ली है। इसके जितने भी उदाहरण दिए गए थे उन सभी उदाहरण को सॉल्व करा दिया है। इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न भी सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज की इस क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभ्यास प्रश्न बहुत ज़्यादा है तो अभ्यास प्रश्नों को हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज हमारा पहला पार्ट है जिसमें आधे लगभग प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे और बाकी आधे प्रश्नों को हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को कितना कर दे, आधा कर दे, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा वो हमें बताना है। तो हम सब जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में। मतलब क्या हुआ कि जो F का मान है वो 1/d² के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दूरी को आधा कर देना है, यानी d का मान 1/2 करना है। कितना करना है, 1/2 करना है। तो देखो, जब d का मान हम 1/2 कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1 और 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और 4 के बट्टे में कोई नहीं है मतलब 1। फिर इन तीसरे और चौथे पद को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो F 1/1 गुणा 4/1, यानी F क्या होगा, 4/1। मतलब क्या हुआ कि जो बल का मान है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, वो पहले की तुलना में कितना अधिक हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो आप कहोगे कि ऐसी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल का मान पहले की तुलना में कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। सही बात है, आपने पढ़ा होगा F समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल में। ठीक है, तो फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नीचे क्यों नहीं गिरती। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अगर गुरुत्वीय बल अगर द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में तेजी से नीचे की ओर क्यों नहीं गिरती है। तो देखो, हम बात करें मुक्त पतन की स्थिति की। कौन सी स्थिति की, मुक्त पतन की स्थिति। मुक्त पतन क्या होता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, तो उसे हम कहते हैं कि वस्तु कौन सी स्थिति में है, मुक्त पतन की स्थिति में है। तो जब वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में होती है तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो g का मान होता है G = G m/r², इसके बराबर होता है। और यहां पर जो m है वो किसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r क्या है, r पृथ्वी की त्रिज्या है। मतलब उस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण है वो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होती है या उसकी सतह पर होती है तो ऐसी स्थिति में लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और यही कारण है कि हल्की वस्तु हो या भारी वस्तु हो, वो दोनों ही वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर गिरती है। लेकिन कब, जब वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में है, यानी जो दूसरे किसी प्रकार के लगने वाले बल या जो वायु का प्रतिरोध है वो कैसा होना चाहिए, नगण्य, यानी न के बराबर होना चाहिए, तभी ये ऐसा संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है। चलिए चित्र बना लेते हैं समझाने के लिए। यह आपकी पृथ्वी है, इस पर एक वस्तु रखी हुई है, यह आपकी वस्तु रखी हुई है। इसका द्रव्यमान कितना है, m = 1 किलोग्राम है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, me, ये है 6 × 10⁻24 kg। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक की जो दूरी, उस r का मान दिया हुआ है 6.4 × 10⁻6। मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, me मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg। फिर m वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है भाई। फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया हुआ है,
गुरुत्वीय त्वरण नहीं दिया हुआ तो सॉरी, हमें यहाँ पर बल निकालना है तो गुरुत्वीय त्वरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या निकालना है, दोनों के बीच का बल निकालना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो बल के लिए क्या निकालेंगे, एक तो कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है 6.7 गुणा 10 की घात -11। ठीक है, और पीछे जो इकाई होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये होती है इसकी इकाई। और हमें क्या चाहिए, और दिया हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या, तो ये आर का मान दिया हुआ है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। अब सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू जी एम ई, पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा वस्तु का द्रव्यमान बटे में पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। बस इस सूत्र में हमें मान रख देना है। तो देखो कैपिटल जी का मान 6.7 गुणा 10 की घात -11 इकाई। अब हम यहां पर इकाई नहीं रख रहे क्योंकि बल निकालना है और बल का मान किस में आएगा, न्यूटन में ही आएगा, तो मैं सब इकाई लिखने की जरूरत नहीं है। अब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, एम ई, तो 6 गुणा 10 की घात 24। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 1 किलो, और बटे में आर स्क्वायर, तो त्रिज्या का मान 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है 10 की घात के 6, 6.4 गुणा 10 की घात 6। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है भाई। तो देखो नीचे घात कितनी होगी, 6 और 6 12, तो ये 6 ये 6, टोटल 12, 12 से 12 कट गई, ऊपर कितनी बची, 24 में से 12 गई तो 12 बची, 12 में से 11 गई, कितनी बची, 1 घात बची, तो ऊपर कितना बचा, 6.7 गुणा 6 गुणा 10 अपॉन 6.4 गुणा 6.4, ये बच गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको गुणा करके सॉल्व करना है। तो देखो गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, तो गुणा करके मैं बता देता हूं आपको। यहां से पहले पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, ठीक है, और इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना गुणा होगा 10 का, तो ऊपर कितना बचा 67 गुणा 6 बट्टे में कितना बचा 64 गुणा 64, ठीक है, और ऊपर गुणा में कितना है 10 गुणा 10 यानी कि 100। तो ये हमें हल करना है, तो 67 गुणा 6, तो 67 गुणा 6 करने पर कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 402, 402 गुणा 100, ठीक है, बटे में 64 गुणा 64, तो 64 गुणा 64, ये आपके पास आएगा 4096। कितना आएगा 4096। अब ऊपर कितना हुआ 40200, क्योंकि 100 से गुणा करना पड़ेगा, बटे में 4096। तो देखो जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो लगभग कितना आएगा, वो आएगा एफ का मान आएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सही बात है, क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षण बल से क्या करता है, आकर्षित करता है। तो क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, बताइए क्यों। तो देखो हम सबने पढ़ा था न्यूटन की गति का तीसरा नियम। वो नियम क्या कहता था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जितने आकर्षण बल से चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक उतने ही बल से चंद्रमा भी पृथ्वी को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। यही तो था न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहां से हमें स्पष्ट है कि जितना बल पृथ्वी चंद्रमा पर लगाएगी उतना का उतना बल चंद्रमा पृथ्वी पर लगाएगा, ठीक है, नहीं दोनों बल परिमाण में समान होंगे लेकिन दिशा कैसी होगी, दिशा विपरीत होगी। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो फिर पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। प्रश्न कह रहा है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है तो फिर पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो देखो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, वो पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में क्या है, बहुत ही अधिक है। क्या है, चंद्रमा की तुलना में बहुत ही अधिक है। साथ ही साथ इन दोनों के बीच की दूरी वो क्या है, वो बहुत ही अधिक है, और दूरी अधिक होने के कारण इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है, उस गुरुत्वीय बल का मान इतना नहीं होता जिससे पृथ्वी में क्या उत्पन्न हो सके, जिससे पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न हो सके। क्यों, क्योंकि त्वरण
और बल क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। अगर बल लगने वाला ज्यादा होगा तो त्वरण भी ज्यादा होगा, यदि लगने वाला बल कम होगा तो उत्पन्न त्वरण भी कम होगा। और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला बल बहुत ही कम है, क्यों, क्योंकि दूरी बहुत अधिक है, और जब बल अधिक है बल कम है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण भी क्या होगा, बहुत ही कम, यानी नगण्य होगा, न के बराबर होगा। और न्यूटन की दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है वो उस वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ए एम के क्या है, ए एम के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या हुआ कि अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो त्वरण क्या होगा, कम होगा, और यदि द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण क्या होगा, त्वरण ज्यादा होगा। तुम्हें पता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है, इसी कारण से पृथ्वी में उत्पन्न जो त्वरण है उस त्वरण का मान क्या मान लेते हैं हम, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मतलब न के बराबर, जिसका हम अवलोकन नहीं कर सकते। और यही कारण है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति करती हुई हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। दो वस्तु है, उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान कितना कर ले, दुगुना कर ले, डबल कर ले, तो देखो सूत्र क्या होता है, यहां पर मैं बता देता हूं। F समानुपाती होता है m गुणा m के, यानी दोनों वस्तुओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब एक के द्रव्यमान को डबल कर दो, तो एक के द्रव्यमान को हमने माना m बराबर कितना कर लिया, 2m कर लिया, इसको डबल कर दिया। अब बल कितना होगा, तो बल होगा m गुणा 2m, तो पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, 2m गुणा m, यानी कि F समानुपाती 2, और ये किसके मान था, F का मान था, यानी पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, पहले की तुलना में मान गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। आया समझ में, इसको मान लो भले F1 मान लो। ठीक है, कितना हो जाएगा, पहले की तुलना में दुगुना हो जाएगा। फिर क्या बता रहा है दूसरा प्रश्न, यदि वस्तुओं के बीच की दूरी को डबल या 3 गुना कर दे। अब देखो जो बल है वो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो d को क्या करना है, हमें डबल करना है। तो d बराबर मैं कर लेता हूं पहली बार 2d, d को डबल कर लेते हैं, तो f का मान कितना होगा, f2 मान लो 1 बटे में d का स्क्वायर, यानी 2d का स्क्वायर, तो f2 समानुपाती 1/4 गुणा 1/d स्क्वायर। तो F2 1/4 और 1/d स्क्वायर किसका मान था, F का मान, यानी कि पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, 1/4, यानी चौथाई हिस्सा हो जाएगा। पहले अगर 1 न्यूटन था तो अब कितना होगा, 0.25 न्यूटन, यानी 1/4 हो जाएगा। कब, जब दूरी को डबल करेंगे। अब बोला है दूरी को 3 गुना करने पर, तो देखो दूरी को 3 गुना करने पर भी देख लेते हैं, ये दूसरे का ही जवाब है। तो F व्युत्क्रमानुपाती है d स्क्वायर के, d का मान कितना करना है, 3 गुना, यानी 3d, तो F 1/3d का स्क्वायर, तो F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/9d स्क्वायर के, तो F ये 2 मान लो, 1/9 गुणा 1/d स्क्वायर, और 1/d स्क्वायर किसका मान होता है, ये होता है F का मान, व्युत्क्रमानुपाती के बराबर। यहां पर देखो सबसे ऊपर गुणा F, यानी कि पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, 1/9 हिस्सा हो जाएगा। कब, जब दूरी को हम 3 गुना बढ़ा देंगे, तो पहले की तुलना में बल कितना हो जाएगा, 1/9 हिस्सा, यानी उसका 90वां भाग कम हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को डबल कर दे, चलिए डबल कर लेते हैं इसको भी। तो F दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती, अब दोनों को डबल करना है, तो F ये हो गया 2m गुणा 2m, तो F 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, m गुणा m, यानी क्या हुआ कि जो बल है वो बल पहले की तुलना में, ये अगर F3 मान लो, तो पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, पहले की तुलना में 4 गुना अधिक हो जाएगा। आया समझ में, बस केवल हमें जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का सूत्र है उस सूत्र का उपयोग करते हुए जैसा बोला है वैसा मान रख देना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7, ये छठे को मैंने
यहाँ पर फिर से लिखा था, क्योंकि अगर वहां पर नहीं हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है? तो ये तो आप सब जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम सभी सजीव हैं वो सब पृथ्वी पर क्या हुए हैं? पृथ्वी पर बंधे हुए हैं। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है उस गति की व्याख्या भी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से ही की जा सकती है। फिर सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की जो गति है उसकी व्याख्या भी गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही की जा सकती है। फिर चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उस घटना की व्याख्या भी हम इसी नियम से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अनेक घटना जैसे वर्षा होना, बर्फ का गिरना, नदियों झरनों से पानी का बहना, इन सारी घटनाओं की व्याख्या हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुक्त पतन का त्वरण क्या है? तो पहली बात तो मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन का मतलब है कि जब कोई वस्तु केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसे हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में है। अब वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल जी से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? अरे भाई, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच जो गुरुत्वीय बल है उस गुरुत्वीय बल के कारण क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। और उस गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या कहेंगे? उसी त्वरण को हम क्या कहेंगे? उसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हो रहा है। और गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल जी से, और इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। ठीक है, देखो मैं आपको चित्र के जरिए समझाता हूं। यह आपकी पृथ्वी है, समझ लीजिए इधर ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और एक दक्षिणी ध्रुव है, और यहां पर बीच में क्या है? विषुवत वर्त है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्रुवों पर कुछ सोना खरीदता है। ठीक है, सोना खरीद रहा है, फिर वह सोने को विषुवत वर्त पर लाकर अपने मित्र को देता है। यहां पर भाई ने सोना खरीदा, समझ लीजिए ए बिंदु था, और यहां पर उसका मित्र था बी, यहां पर उसने सोना लाके दे दिया इसको। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? संकेत दिया हुआ है ध्रुवों पर जी का मान विषुवत वर्त की अपेक्षा अधिक होता है। चलिए, तो रामायण समझाने से पहले मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसको समझा देता हूं। देखो, जो W है, W भार का मान किस पर निर्भर करता है? M गुणा G पर, द्रव्यमान गुणा त्वरण पर। अब सीधी सी बात है कि द्रव्यमान सदैव कैसा होता है? नियत होता है, उसके मान में कभी भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। चाहे एक वस्तु को कहीं से लेकर कहीं लेके चले जाओ, चाहे पृथ्वी की बात कर लो, अंतरिक्ष की बात कर लो, किसी ग्रह की बात कर लो, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। मतलब क्या हुआ कि W जो भार है वो सीधा किस पर निर्भर है? वो सीधा G पर निर्भर है। अब हमें संकेत दिया हुआ है कि ध्रुवों पर G का मान अधिक है, तो ध्रुवों पर अगर G का मान अधिक है तो ध्रुवों पर, ध्रुव को मान लेते हैं हम D, तो ध्रुवों पर भार का मान क्या होगा? ध्रुवों पर भार का मान जो विषुवत वर्त है उसकी तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? सॉरी, अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। क्यों? क्योंकि G का मान अधिक है। तो निश्चित रूप से यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान ध्रुवों पर समझ लीजिए 100 न्यूटन था, कितना था? 100 न्यूटन, तो जब वो उस वस्तु को विषुवत वर्त पर लाया जाएगा तो जब G के मान में कमी होगी तो मतलब उसके भार में भी कमी होगी, तो भार पहले की तुलना में अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेचारा जो दूसरा मित्र जो विषुवत वर्त पर उस सामान को खरीद रहा था उसको क्या हो जाएगा? उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी बात को मैंने जो लिख के बताया है वो भी बता देता हूं। देखो क्या लिखा है कि किसी वस्तु का जो भार है वो भार का मान W = mg होता है, यानी जो भार है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। लेकिन हमें पता है कि द्रव्यमान कैसी राशि है? कांस्टेंट है, वो निश्चित होती है, कहीं भी परिवर्तित नहीं होती। तो फिर सोने का भार किस पर निर्भर करेगा? G पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। और हमें पता है कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है और विषुवत वर्त पर कम होता है। तो सीधी सी बात है, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होगा और गुरुत्वीय त्वरण पर, विषुवत वर्त पर क्या होगा? कम होगा। इसी कारण से जो मित्र उसका विषुवत वर्त पर उस सोने को खरीद रहा है उसे क्या होगा? नुकसान होगा, और वो उस सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? तो देखो, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, हमें पता है कि कागज की शीट का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा।
और उस एरिया के कारण उस पर लगने वाला जो वायु प्रतिरोध बल है या जो वायु का प्रतिरोध है, जो दबाव है, उसका मान भी क्या होगा, इसका मान भी अधिक होगा। उसका मान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि जो बल है वो बल किस पर निर्भर करता है, वो वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बल वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो उस पर लगने वाला बल भी अधिक होगा, यदि क्षेत्रफल कम होगा तो उस पर लगने वाला बल कम होगा। तो जब वायु का प्रतिरोध अधिक होगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, उसकी चाल कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे जमीन पर गिरेगा। वही उसी शीट को मरोड़कर जो बनाई गई गेंद है वो क्या करती है, वो तेजी से नीचे गिरती है। क्यों, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो उस कागज की शीट की तुलना में क्या है, कम है, और क्षेत्रफल कम होने के कारण उस पर लगने वाला वायु प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होगा। अतः जो गेंद है वो उस कागज की शीट की तुलना में तेजी से नीचे की ओर गिरेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 है। सही बात है। तो 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर और पृथ्वी पर न्यूटन में भार कितना होगा। बिल्कुल सरल है। देखो क्या निकालना है, भार निकालना है चंद्रमा पर और पृथ्वी पर। तो देखो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 10 kg। गुरुत्वीय त्वरण का मान हम कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी पर भार निकालते हैं। पृथ्वी पर भार WE सूत्र क्या होता है, m गुणा g। m कितना है 10, g कितना है 9.8, दोनों को गुणा करेंगे 98 न्यूटन पृथ्वी पर। अब बोल रहा है कि चंद्रमा पर जो भार है वो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय बल है वो उसकी तुलना में कितना है, 1/6 है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, 1/6। तो सीधा सूत्र क्या है, m गुणा g, लेकिन g का मान कितना है 1/6 गुणा g, क्योंकि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी तुलना में कितना होता है, 1/6 होता है। तो g में किसका भाग दे दिया, 1/6 का भाग दे दिया। चलिए अब m का मान कितना है 10 गुणा 1/6 गुणा g का मान कितना है 9.8। तो 9.8 को 10 से गुणा करेंगे 98/6। तो 98/6 कितना होगा, 16 और पीछे कितना बचा 2 मतलब कितना हुआ 3। तो ये हो गया 16.3 न्यूटन। तो पृथ्वी पर भार कितना है 98 न्यूटन, चंद्रमा पर भार कितना है 16.3 न्यूटन, क्योंकि 98 का जो छठा हिस्सा होता है वो कितना होता है 16.3 न्यूटन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 13। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। ठीक है, मैं चित्र बना के बता देता हूं। ये सतह है और यहां से कोई गेंद है, उस गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखो कितना वेग है u, प्रारंभिक वेग ऊपर फेंक रहे हैं तो u दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकंड। यहां पर v कितना होगा, अंतिम वेग होगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, अधिकतम ऊंचाई, यानी ये कितनी दूरी तय की गई है वो निकालनी है यहां से लेके यहां तक की, और कुल समय यानी ऊपर जाने में और नीचे आने में जो टोटल समय लगा है वो समय निकालना है। g का मान कितना होगा, g का मान -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में क्यों, क्योंकि वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। तो देखो हमें क्या निकालनी है, दूरी। तो सॉल्यूशन, तो यहां पर जो जो मान दिए हुए हैं वो इधर मैं लिख लेता हूं एक बार। u प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकंड, v दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड, g दिया हुआ है माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या निकालना है, s निकालना है और t निकालना है। पहले बात करते हैं s की। तो इन चारों के बीच में जो समीकरण होता है वो कौन सा होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gs। तो v का मान तो 0 है तो रखने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ बचा माइनस u स्क्वायर यानी 49 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा g का मान -9.8 गुणा s, तो माइनस से माइनस कट गया, फिर 49 गुणा 49 बटे में, ये इधर गुणा में है इधर आएंगे तो भाग में 9.8, यहां से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 बराबर s। तो 49 से 98 कट गया 2 बार। ठीक है, फिर 49 गुणा 10, 49 गुणा 10 कितना हो गया 490, 490 बटे में 4 s। तो s का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 490 में भाग दो तो 1 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पीछे बचा 1 और 10, 4 दूनी 8
पीछे बचा 2 और 0 यानी 20, 122.5 मीटर। ये किसका मान आया? एस का, यानी कि टोटल तय की गई दूरी कितनी आई? 122.5 ऊंचाई। फिर हमें निकालना था समय। तो समय का तो समीकरण सीधा सा है, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, at की जगह gt। तो v का मान तो 0 है, u का मान 49 है, g का मान -9.8 है, गुणा t है। ये 49 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, बट्टे में माइनस का 9.8 बराबर समय। ये कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10, 49 से 98 कट गया 2 बार, 2 से 10 कट गया 5 बार, यानी टी का मान कितना आया? 5 सेकंड। तो ये 5 सेकंड ऊपर जाने में, तो नीचे जाने में 5 सेकंड और, तो कुल समय कितना हो गया? आपका कुल समय हो गया 5 सेकंड ऊपर जाने में और 5 सेकंड नीचे आने में, यानी टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 10 सेकंड। यह आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 14। 6 मीटर ऊंची एक मीनार है, उसकी चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, यानी कि मैं बता देता हूं यह चित्र बना के, ये कोई मीनार है और यहां पर पत्थर था। ऊंचाई कितनी है इसकी? h बराबर दिया हुआ है या s बराबर है 19.6 मीटर। ये ऊपर है और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर आ रहा है, तो यहाँ का प्रारंभिक वेग कितना होगा? u ऊपर से छोड़ रहा है तो उस समय प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड। फिर अंतिम वेग तो हमें ज्ञात करना है भाई, तो ये ज्ञात करना है। समय हमें नहीं दिया हुआ, तो g का मान ऊपर से नीचे आ रहा है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरल है। अब हमें देखो क्या दिया हुआ है, s है, u है, v है और g है। तो हमें पता है गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gs। ठीक है, अब देखो तो u स्क्वायर का मान तो 0 है, रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो v स्क्वायर बराबर 2 गुणा g का मान 9.8, s का मान 19.6। v स्क्वायर बराबर 9.8 को 2 से गुणा करेंगे 19.6 गुणा 19.6, v बराबर, या ऐसे कर लो v स्क्वायर बराबर 19.6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, v बराबर 19.6 मीटर पर सेकंड। ये आपका हो गया अंतिम वेग। ठीक है, बिल्कुल सरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। चलिए चित्र बना देते हैं आपको समझाने के लिए। ये ऊपर फेंक रहा है, ठीक है, कितनी वेग से? u है 40 मीटर पर सेकंड, g का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी s का मान ज्ञात करना है, और नेट विस्थापन निकालना है, और पत्थर द्वारा चलेगी कुल दूरी निकालनी है। पत्थर द्वारा चलेगी कुल दूरी, यानी ऊपर जाने में और नीचे आने में कुल दूरी निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, लिख लो u बराबर 40 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग है, g का मान दिया हुआ है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है, s ज्ञात करना है भाई, और v का मान कितना है? अंतिम वेग कितना होगा? 0, क्योंकि वस्तु ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुकेगी। कौन सा समीकरण लगेगा बता दो? गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gs। तो v का मान तो 0 है, रखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 40 का स्क्वायर 2 गुणा g का मान -10, s का मान ज्ञात करना है, माइनस से माइनस कट गया, 40 का वर्ग कितना होता है? 1600 बट्टे में 2 गुणा 10 बराबर s। 0 से 0 कट गया, 2 से 160 कट गया, 80 टाइम, 80 और 80 160, यानी s बराबर कितना आ गया? 80 मीटर। यानी कि अधिकतम ऊंचाई कितनी आ गई? ये तो आ गई 80 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या निकालना है? नेट विस्थापन। नेट विस्थापन, तो नेट विस्थापन का मान कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि वस्तु को यहां से फेंका था हमने, ऊपर जाने के बाद वस्तु यहीं पे वापस आ रही है, यानी अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान दोनों एक ही है। अंतिम बिंदु और
प्रारंभिक बिंदु एक ही है, तो ऐसी स्थिति में विस्थापन कितना कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो नेट विस्थापन कितना होगा? शून्य। फिर पत्थर द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी देखो, ऊपर जाने में 80 मीटर और नीचे आने में 80 मीटर, तो टोटल कितनी होगी? टोटल होगी आपके पास 160 मीटर। ये होगी कुल दूरी, 80 मीटर ऊपर जाने में, 80 मीटर नीचे आने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालना है। बिल्कुल सरल है, सीधा सूत्र लगा देते हैं। F इक्वल टू जी एम ई, पृथ्वी का द्रव्यमान, एम एस सूर्य का द्रव्यमान, दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, चलिए F बराबर जी का मान कितना है? कैपिटल जी का मान हमें पता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 गुणा 10 की घात 24। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 2 गुणा 10 की घात 30 बट्टे में डी स्क्वायर 1.5 गुणा 10 की घात 11 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात 11। अब हमें सॉल्व करना है। तो देखो 11 घात और 11 टोटल कितनी होगी? 22। तो 24 में से 22 घात तो गई, कितनी बची? 10 की घात 2। 30 और 2 कितनी हो गई? 32। 32 में से 11 गया, कितनी बची? 21। तो 6.67 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 10 की घात 21 बट्टे में 1.5 गुणा 1.5। ठीक है, इसको हमें करना है सॉल्व। तो देखो ऊपर वाले जितने भी सबको हम गुणा करेंगे, तो देखो 6 दूनी 12 और 12 छिंग 72 और 6 का और, तो यानी 0.8 और, यानी ये हो जाएगा 80.04। ये आप गुणा कर लेना, मैंने कैलकुलेटर से कर रखा है। ठीक है, बट्टे में 2.25। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे, ये पॉइंट भी हट गया। कितना बचा ऊपर? 8004 गुणा 10 की घात 21 बट्टे में 225। और जब 225 के अंदर इसका भाग देंगे तो ये आएगा 35.6 गुणा 10 की घात 21। इस पॉइंट को इधर सरका देते हैं, तो 3.56 गुणा 10 की घात 22 न्यूटन। ये हो गया आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच का बल। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्लास काफी बड़ी हो गई है और बाकी के जितने भी 5-6 न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।